सुप्रभात प्यारे बच्चों। और बच्चों आप लोग कैसे हैं? कक्षा 7 हिंदी स्वर्णिका व्याकरण में आपका पुनः स्वागत है। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे 10वां पाठ क्रिया और काल, क्रिया के बारे में और काल के बारे में। अब क्रिया क्या होती है? तो बच्चों जो भी काम हम करते हैं वह क्रिया होती है। जैसे हम हंसते हैं, रोते हैं, चलते हैं, है ना, खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं, ये सब क्या है? क्रियाएं। हम क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। कर्ता द्वारा क्रिया करा गया कार्य क्रिया कहलाता है। तो बच्चों आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई दे रही है, एक चित्र दिखाई दे रहा है। तो इसमें देखिए, बच्चा कहता है अपनी माँ से, माँ मैंने अपना नाश्ता कर लिया है, अब मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो बच्चे ने क्या किया है? उसने अपना नाश्ता किया है और अब वह स्कूल के लिए जा रहा है। तो उसकी माँ कहती हैं, ठीक है बेटा, स्कूल में मन लगाकर पढ़ना तथा शिक्षक का कहना मानना। तो बच्चों इस चित्र में क्या है? कुछ कार्य घटित हो रहा है, कुछ कार्य किया जा रहा है। अब देखिए क्या किया जा रहा है? नाश्ता किया जा रहा है, नाश्ता कर लिया है। अब क्या कर रहा है? स्कूल जा रहा है, स्कूल जाने के लिए तैयार है, स्कूल जा रहा है। तो उसने क्रिया करी है, यहाँ पर ये कर लिया है, जा रहा हूँ, ये क्या है हमारी? करना और जाना क्रिया जो इस बच्चे ने की है। अब मम्मी क्या कह रही है? मम्मी ने कहा है मन लगाकर पढ़ना और शिक्षक का कहना मानना। कहना मानना और पढ़ना क्या है? क्रिया करने को वो बालक से कह रही हैं। तो उपरोक्त संवादों में कुछ कार्य घटित होने की बात का बोध हो रहा है, इन्हें ही क्रिया शब्द कहते हैं। नाश्ता करना जैसे स्कूल जाना, मन लगाकर पढ़ना, कहना मानना, ये सभी क्रिया शब्द हैं क्योंकि इसमें किसी कार्य के करने या होने का बोध हो रहा है। तो ये क्या है? हमारी क्रिया। तो परिभाषा देखिए, जिन शब्दों या पदों से किसी कार्य को करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। यानी कि जो शब्द ये बताते हैं कि कार्य यानी क्रिया हो रही है तो उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे है हम पढ़ना, लिखना, है ना, आना जाना, खेलना कूदना, रोना, तो ये सब क्या है बच्चों? क्रियाएं हैं। तो जिनसे इन सब शब्दों का बोध होता है वो होती हैं क्रियाएं। अब देखते हैं बच्चों धातु क्या है। क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। जैसे हमारी क्रिया क्या थी? पढ़ना, लिखना, है ना, तो उसी किससे बनी है ये क्रियाएं? हमारी धातु मूल अंश से, जिन्हें हम धातु कहते हैं। क्रिया का मूल अंश, जैसे पढ़ना का हमने पढ़ से बना हमारा पढ़ना, है ना, लिख से बना लिखना, हंस से हंसना, गा से गाना, रो से रोना, सुन से सुनना, खेल से खेलना, आ से आना और जा से जाना। तो मूल अंश, इनसे हमारी क्रियाएं बनी हैं। तो ये हमारे क्या है? क्रिया के मूल अंश हैं। तो क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। अब आते हैं हम अपने क्रिया के भेद पर। तो बच्चों देखिए, क्रिया का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया जाता है। किन आधारों पर? नंबर 1 कर्म के आधार पर, नंबर 2 रचना के आधार पर। अब कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब देखिए सकर्मक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया में कर्म प्रयुक्त होता है, यानी क्रिया के साथ कर्म जुड़ा होता है, कर्म दिया होता है अथवा रहने की संभावना रहती है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया में क्रिया करने वाला कर्ता ही होता है परंतु उसके कार्य का फल कर्म पर पड़ता है। तो सकर्मक क्रिया में क्रिया कौन करता है? कर्ता करता है। यानी कि कोई कार्य अगर करा जाता है तो कौन करता है? हम करते हैं। तो हम क्या है? कर्ता हैं। परंतु उसके करने का फल, जो भी हम कार्य कर रहे हैं किसके द्वारा किया जा रहा है? अगर हम पढ़ रहे हैं तो किसके द्वारा पढ़ रहे हैं? किताब के द्वारा, किताब से पढ़ रहे हैं। हम लिख रहे हैं तो हम पेंसिल से लिख रहे हैं, कलम से लिख रहे हैं। तो जहाँ पर कार्य का फल कर्म पर पड़ता है तो वहाँ पर
सकर्मक क्रिया होती है। अब उदाहरण दिया है, प्रीति पुस्तक पढ़ती है। प्रीति क्या क्रिया कर रही है? पुस्तक पढ़ रही है ना, पढ़ रही है। तो क्रिया क्या है हमारी? पढ़ना। और कर्म क्या है? पुस्तक, यानी कि वो पुस्तक पढ़ रही है। दूसरा उदाहरण, राहुल पतंग उड़ाता है। राहुल क्या क्रिया कर रहा है? उड़ा रहा है। क्या उड़ा रहा है? पतंग उड़ा रहा है। तो पतंग क्या है? हमारा कर्म है। तो कौन सी क्रिया है हमारी? सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया को कैसे पहचानेंगे? उसकी पहचान के लिए सकर्मक क्रिया में कर्म की पहचान करने के लिए क्रिया में प्रश्न शब्द क्या या किसको लगाकर जो उत्तर प्राप्त होता है वही कर्म होता है। अब जैसे रीना पुस्तक पढ़ रही है, अब हम क्वेश्चन इसका बनाएंगे, प्रश्न बनाएंगे, रीना क्या कर रही है? तो रीना क्या कर रही है? पुस्तक पढ़ रही है। उत्तर क्या आया हमारा? पुस्तक। तो क्या है हमारी? सकर्मक क्रिया। यानी कि फिर से देखिए, वही कर्म होता है। क्या कर्म होता है? जहाँ पर हम प्रश्न बार लगाते हैं, क्या या किसको लगाकर जो हमें उत्तर प्राप्त होता है वही हमारा कर्म होता है। देखिए, रीना प्रश्न है, प्रश्न बनाएंगे हम तो कैसे बनाएंगे? रीना क्या कर रही है? रीना पुस्तक पढ़ रही है। क्या पढ़ रही है? पुस्तक पढ़ रही है। हमारा उत्तर क्या निकल के आया? पुस्तक निकल के आया है। तो क्या है हमारा ये? सकर्मक क्रिया। पुस्तक क्या है? कर्म है, अतः यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। अब दूसरी क्रिया होती है हमारी अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या है? जिन वाक्यों में कर्म का प्रयोग नहीं किया जाता तथा क्रिया के व्यापार का सीधा फल कर्ता पर ही पड़ता है, वे अकर्मक क्रिया कहलाते हैं। यानी कि इसमें तो आपको क्या दिया था? कर्म जुड़ा हुआ था। और इसमें क्या होता है? इसमें कर्म जुड़ा हुआ नहीं होता है। इसमें वाक्यों में कर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो वहाँ होती है हमारी अकर्मक क्रिया। जैसे राहुल दौड़ रहा है, तो क्या क्रिया कर रहा है? राहुल दौड़ रहा है। सीधा कर्ता का असर किस पे पड़ रहा है? क्रिया पर पड़ रहा है। तो क्या है ये हमारी अकर्मक क्रिया? इसमें कर्म जुड़ा हुआ नहीं है। जहाँ पर कर्म जुड़ा होता है वहाँ सकर्मक, और जहाँ कर्म जुड़ा नहीं होता है वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। दूसरा है वह बैठा है। तो बैठा क्या है? हमारी क्रिया है। बैठना क्या है? क्रिया है। तो वह बैठा है, उसका सीधा प्रभाव क्रिया पे पड़ रहा है। कर्ता का सीधा प्रभाव असर क्रिया पे पड़ रहा है। तो क्या है हमारी यहाँ पर? अकर्मक क्रिया। अब देख रही, अकर्मक क्रिया में कर्म की पहचान करने के लिए प्रश्नवाचक क्या या किसको लगाने से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता। जैसे हमने सकर्मक क्रिया में हमने प्रश्न बनाया था तो हमें उत्तर प्राप्त हो रहा था, इसमें हम प्रश्न बनाएंगे तो उत्तर प्राप्त नहीं होगा। तो वह क्या कहलाएगी? हमारी अकर्मक क्रिया। अब देखिए, हम प्रश्न बनाकर देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है राहुल दौड़ रहा है। क्या दौड़ रहा है? आंसर क्या निकल के आया? कुछ भी नहीं निकल के आया। उत्तर क्या आया? कुछ भी नहीं आया। तो यहाँ पे क्या है? कर्म नहीं, अतः यहाँ क्रिया अकर्मक है। अब बच्चों, आप लोग पहचान गए होंगे कि जिसमें कर्म जुड़ा होता है वह सकर्मक, और जिसमें कर्म नहीं जुड़ा होता है वह अकर्मक क्रिया होती है। अब देखेंगे द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया में दो क्रिया होती है। जिन क्रियाओं में के साथ दो दो कर्म किए जाते हैं तथा क्या और किसको लगाकर प्रश्न करने पर दो उत्तर मिलता है, यानी कि उत्तर हमारे कौन से निकल के आते हैं? दो उत्तर निकल के आते हैं, तो वे द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे दादी ने बच्चों को हलवा खिलाया। तो हमने प्रश्न बनाया, दादी ने किसको हलवा खिलाया? बच्चों को। और दूसरा बनाएंगे, दादी ने बच्चों को क्या खिलाया? हलवा। यहाँ दो कर्म है तथा ये द्विकर्मक क्रिया है, यानी कि द्विकर्म जुड़े हुए हैं। यहाँ पर कौन कौन से जुड़े हैं कि यहाँ पर दादी ने किसको हलवा खिलाया? बच्चों को खिलाया है। तो यहाँ पर क्या है? बच्चों पे प्रभाव आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक कर्म ये हो गया, और एक हलवा खिलाया तो दूसरा कर्म ये हो गया। तो दो कर्म दिए हुए हैं, तो क्या हो गई हमारी? द्विकर्मक क्रिया, यानी कि इसमें दो कर्म जुड़े होते हैं। अब देखिए, दूसरा आता है हमारे रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं।
पहला सामान्य क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा नाम धातु क्रिया, चौथा प्रेरणार्थक क्रिया और पांचवा पूर्वकालिक क्रिया। तो देखिए पहला है हमारा सामान्य क्रिया। जहाँ केवल एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाए वह सामान्य क्रिया कहलाती है। यहाँ पर कर्ता एक ही क्रिया कर रहा होता है, उसमें कर्म नहीं होता है, तो वह क्या होती है? सामान्य क्रिया। उदाहरण दिया है, पहला वह गया, कर्ता ने क्या किया? वह गया, तो क्या है हमारी सामान्य क्रिया। दूसरा उदाहरण है तुम पढ़ो, तो क्या है हमारी सामान्य क्रिया। यहाँ पर एक ही क्रिया है। यहाँ गया और पढ़ो एक क्रियापद शब्द हैं, यानी कि गया और पढ़ो जो है एक ही क्रिया हो रही है, एक क्रियापद है, तो ये क्या है हमारी सामान्य क्रिया। दूसरा आता है हमारा संयुक्त क्रिया। जहाँ क्रियापद यानी कि शब्द दो या दो से अधिक क्रियाओं के मेल से बनते हैं वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। मतलब जहाँ पर जिस क्रिया में दो या दो से अधिक क्रियाओं के मेल। दूसरा है हमारा संयुक्त क्रिया। जहाँ क्रियापद यानी कि शब्द दो या दो से अधिक क्रियाओं के मेल से बनते हैं वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे हमारे क्रियापद जो हैं, क्रिया शब्द जो हैं, दो क्रियाओं के मिलकर बने हैं, है ना, तो वह वहाँ पर हमारी संयुक्त। अब देखिए कैसे होती है। पहला है वह घूमने चला गया, तो उसने दो क्रिया, घूमने चला गया, तो क्या है हमारे चार पद दिए, घूमने चला गया है, तो क्या है हमारी संयुक्त क्रिया। फिर है दूसरा वर्षा शुरू हो गई है, तो शुरू हो गई है, कितने पद दिए? चार पद दिए, तो क्या है हमारी संयुक्त क्रिया। तीसरा है नाम धातु क्रिया। अब नाम धातु क्रिया में क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से बने क्रियापद को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे तूफान आने से धरती थरथरा गई थी, तो थरथरा किससे मिलकर बना है? थर्राने से मिलकर बना है। थर थर काँपते हैं हम, तो उससे मिलकर बना है, तो थर्राना से बना है थरथरा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से बने क्रियापद को नाम धातु क्रिया कहते हैं। दूसरा है मैं आज तुम्हें देखकर चकरा गया। चकरा गया, चक्कर आने से बना है, सर चकरा जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? चकरा गया। मैं आज तुम्हें देखकर चकरा गया, तो क्या है हमारे यहाँ पर? नाम धातु क्रिया है। अब देखिए यहाँ पर कुछ नाम धातु क्रियाएं दी गई हैं। शब्द नाम धातु क्रिया। शब्द क्या है हमारे यहाँ पर? देखिए नरम, पहला दिया है नरम, तो नरम से हमने नाम धातु क्रिया बनाई, तो कैसे भाई? नर माना। गरम हमारा शब्द है, गरम से हमने नाम धातु बनाई, तो गर माना। थर थर आपको दिया था ना थर थर, तो थर थर से हमारे बनी थर्राना। हिन हिन, हिन हिन से हमने नाम धातु क्रिया बनाई, तो क्या बना? हिन हिनाना। फिर हमारा लाज, लाज से हमने नाम धातु क्रिया बनी लजाना। रंग, रंग से हमने नाम धातु क्रिया बनाई, तो क्या बना? रंगना। चक्कर, तो चक्कर से हमने क्या बनाई नाम धातु क्रिया? चकराना। इसमें दिया ना चकरा गया, तो देखिए चकराना। तो शब्दों की नाम धातु क्रिया इस प्रकार से बनती है। अब हम आते हैं अपनी चौथी क्रिया पर। चौथी क्रिया है हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। तो देखिए प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणा का अर्थ होता है बच्चों किसी को कोई कार्य करने के लिए प्रेरणा देना, प्रेरित करना। तो जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं क्रिया ना करके किसी अन्य को उस क्रिया करने को, उस कार्य को करने की प्रेरणा दे रहा है, यानी कि उसे कार्य को, क्रिया को करने के लिए कह रहा है या उस क्रिया को करवा रहा है, तो वह है प्रेरणार्थक क्रिया। फिर से देखिए, जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं क्रिया ना करके किसी अन्य को उस क्रिया को करने की प्रेरणा दे रहा है अथवा करवा रहा है, वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। अब बच्चों इसका उदाहरण देखिए, आप बहुत ध्यान से देखिएगा।
मैं अपने छोटे भाई से हिंदी पढ़वा रहा हूँ। मतलब मैं खुद क्रिया ना करके अपने छोटे भाई से पढ़वा रहा हूँ, उससे क्रिया करवा रहा हूँ। तो क्या है हमारे यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया, मतलब खुद क्रिया ना करके, खुद कार्य को ना करके किसी दूसरे से करवाना, वह होती है प्रेरणार्थक क्रिया। दूसरा उदाहरण देखिए, माताजी नौकरानी से खाना बनवा रही हैं। मतलब माताजी स्वयं खाना नहीं बनाकर नौकरानी से खाना बनवा रही हैं, यानी कि फिर नौकरानी से क्रिया करा रही हैं। तो क्या है हमारी यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया। अब आते हैं अपनी पांचवी क्रिया पर। तो पांचवी क्रिया है पूर्वकालिक क्रिया। तो देखिए, जब वाक्य में एक क्रिया पूरी हो चुकने के बाद दूसरी क्रिया आरंभ होती है तो पहले समाप्त हुई क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चों, हम एक क्रिया कर रहे हैं, उस क्रिया के समाप्त होने के बाद हमने दूसरी क्रिया करनी शुरू कर दी, यानी कि एक काम समाप्त होने के बाद हमने दूसरा काम करना शुरू कर दिया। तो जो हमारा पहले वाली क्रिया थी, जो हमारी पहले वाला काम था, वो हमारी पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। उदाहरण देखिए, लड़का पढ़कर खेलने गया है। तो मतलब लड़का पढ़ चुका है, उसने अपनी एक क्रिया पूरी कर ली है, फिर उसने दूसरी क्रिया करी है कि वह खेलने गया है। तो एक क्रिया समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया करी है, तो तथा हमारी पहली क्रिया क्या कहलाएगी, पूर्वकालिक क्रिया। दूसरा उदाहरण है, बच्चा दूध पीकर सो गया है। तो बच्चे ने पहले क्रिया क्या की, उसने दूध पिया और फिर उसने क्या कर दूसरी क्रिया की, वो सो गया। तो एक क्रिया समाप्त होने के बाद उसने दूसरी क्रिया करी है, तथा हम पहली क्रिया को क्या कहेंगे, पूर्वकालिक क्रिया। यानी एक क्रिया समाप्त हो गई, उसके बाद उसने दूसरी क्रिया करी है, तो जो हमारी पहली क्रिया है वो कहलाती है हमारी पूर्वकालिक क्रिया। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ 10 क्रिया और काल। तो बच्चों, क्रिया के बारे में आपको समझा दिया है, इसे आप लोग बहुत अच्छे से याद करिएगा। धन्यवाद।